हाय फ्रेंड्स, सुमित लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स घटना चक्र। ये दोस्तों बीपीएससी आयोग के द्वारा दोस्तों जितने सारे अभी तक में प्रीवियस ईयर में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग इस अपने सेशन में दोस्तों डिस्कशन करवाते हैं। जिसमें कि दोस्तों अभी तक में देखिए हम लोग का टोटल दोस्तों ये सब भारतीय इतिहास हो गया, बिहार विशेष, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद दोस्तों हो गया आपको भूगोल, वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स हो गया, विज्ञान में देखिए दोस्तों भौतिकी, रसायन, और ये खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। और अभी हम लोग दोस्तों जीव विज्ञान का दोस्तों करवा रहे हैं। बीपीएससी आयोग दोस्तों 47वीं बीपीएससी से लेकर अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं बिहार में, उन सारे एग्जाम का क्वेश्चन दोस्तों हम अपने सेशन में करवाते हैं दोस्तों, जो कि आपके शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिसमें देखिए दोस्तों जीव विज्ञान का दोस्तों अभी तक हम टोटल 62 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज जो करेंगे दोस्तों हम लोग वो 63 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों 62 तक हम लोग का 65वीं बीपीएससी तक कंप्लीट हो चुका था दोस्तों, दिव्यांग वाला। और 63 नंबर देखिए दोस्तों, 63 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शरीर में लौह की कमी से होने से क्या होता है दोस्तों। शरीर में अगर लौह की कमी हो जाती है तो क्या होता है दोस्तों, ये रक्ताल्पता होता है। शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया, रक्ताल्पता रोग उत्पन्न होता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जिसके द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचता है। आयरन की कमी का प्रमुख कारण आयरन युक्त डाइट का सेवन न करना, पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग तथा प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की ज़रूरतें बढ़ जाना आदि है। कमी का प्रभाव इम्यूनिटी कमजोर, इन्फेक्शन बढ़ना, बच्चे का निम्न विकास, कम वजन, हृदय रोग आदि के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और डिग्री अगर सेल्सियस में जाएंगे तो 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे ऊपर तापमान की स्थिति ज्वार या बुखार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। ये ऑप्शन नंबर इसका ई सही होगा। देखिए दोस्तों, उपकला होता है मतलब एपिथेलियल टिश्यूज, ये दोस्तों आपस में जुड़ी कोशिकाओं की एक से अधिक परत द्वारा बनी होती हैं, जो जंतुओं के शरीर ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करती है। यह शरीर के विभिन्न तंत्रों को भी एक दूसरे से पृथक रखता है। इसका प्रमुख कार्य जल व पोषण पदार्थों का अवशोषण, शरीर से उत्सर्जित पदार्थों की निकासी आदि है। शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, टंग्यू, वृक्क नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड, आंत की भीतरी भाग और अग्नाशय, नर व मादा का मूत्रमार्ग, फेफड़ा, आंख, कान आदि में पाए जाते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही होगा, आंत। देखिए आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये आंत को प्रभावित करता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रभावित अंग जो है फेफड़ा। देखिए फेफड़ा किस बीमारी से प्रभावित होता है, ये तो टीबी, प्लेग, निमोनिया। टीबी, प्लेग और निमोनिया ये तीनों बीमारी होगा तो समझिए आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। टाइफाइड और हैजा के कारण दोस्तों आंत हमारा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, इसके कारण श्वास नली प्रभावित, डिप्थीरिया या काली खांसी, वूपिंग कफ, इससे श्वास नली प्रभावित होता है। और नेक्स्ट टिटनेस और कोड के कारण तंत्रिका तंत्र हमारा ये प्रभावित अंग है। नेक्स्ट देखिए इसका, और टाइफाइड जिसे आंत ज्वर भी कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया खाने और जल द्वारा लोगों तक पहुंचता है, इससे प्रभावित अंग आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें देखिए ऑप्शन इसका सी सही होगा, कार्बनिकों, खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक कारक जैसे नील हरित शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग पर बल दिया जाता है। द्वितीय हरित क्रांति के तहत इसे प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। ये प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर होगा।
देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट्स प्रकाश ऊर्जा प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संवहनीय पौधे को चुनिए। देखिए इसमें संवहनीय पौधा ये फर्न होगा। संवहनीय पौधे मतलब वेस्कुलर प्लांट्स और ट्रैक्योफाइट्स। देखिए में जल मतलब ये संवहनीय पौधे में जल एवं खनिजों की भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए उत्तक जाइलम फ्लोएम होते हैं। उदाहरण जैसे देखिए फर्न, मार्सिलिया, हार्सटेल, फाइनस, साइकस, कैक्टस, शंकुधर वृक्ष और ताड़ का पेड़। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन में इसका बी सही होगा। देखिए माइकोरिजल, फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। माइकोरिजल, फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। माइकोरिजल, फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, ये दोनों सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थों के मिश्रण होते हैं। उदाहरण देखिए राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एस्पारिलस, ब्लू ग्रीन शैवाल, एस्परजिलस, सुडोमोनास, बेसिलस, माइकोरिजल, फंगी आदि। बेसिलस थुरिजिएंसिस एक जीवाणु है जिसका उपयोग कृषि में बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? यह है अदरक। पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तना स्टेम कहलाता है। उदाहरण अदरक, हल्दी, आलू, प्याज आदि, जबकि गाजर, चुकंदर तथा मूली जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौतों की दिशा में पहला कदम था? मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम कौन था? देखिए ये हो जाएगा रियो प्रोटोकॉल। रियो, ऑप्शन नंबर सी रियो 1992 में हुआ था। ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु 1985 में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और जबकि रियो सम्मेलन 1992 जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के प्रयास में प्रथम कानून है। नेक्स्ट देखिए, इसरो संक्षिप्त रूप है किसका? देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यह भारत के लिए अंतरिक्ष तकनीक के विकास हेतु उत्तरदायी है। मंगलयान, चंद्रयान, PSLV, GSLV रॉकेट आदि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये 64वीं BPSC का क्वेश्चन है। DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज किसने की थी? इसमें दोस्तों नहीं दिया गया तो ऑप्शन इसका ई मार दीजिए फ्रेंड्स। देखिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड DNA को सबसे पहले 1816 में फ्रेडरिक मिसेचर ने देखा था और उसे न्यूक्लिन कहा था, किंतु वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी आणविक संरचना डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और DNA शरीर में सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी क्रियात्मक इकाई है। आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम DNA को अंतःपात्र में बनाया था। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये एक वसा है। देखिए ट्राइग्लिसराइड एक ये वसा है फ्रेंड्स। देखिए ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फैट सेल्स में संचित शरीर में पाए जाने वाला वसा का एक प्रकार है। इसका निर्माण हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ये मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग होता है फ्रेंड्स। EEG द्वारा मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा हृदय संबंधी असमानताओं को जाना जाता है। CT स्कैन द्वारा शरीर के किसी विकृति या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा शरीर की विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है। हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में होता है, ये ऑप्शन ए देखिए, लगभग 70% मानव शरीर में पानी होता है। मानव शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। इसकी मात्रा लगभग 2/3 70% तक होती है।
नेक्स्ट देखिए कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है फ्रेंड्स? ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है फ्रेंड्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वर्ष 1880 में रिचर्ड आल्टमैन ने की थी तथा बेंडा द्वारा इसे बायोप्लास्ट कहा गया। इसे कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं जो खुद अपनी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा को एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित करती है। नेक्स्ट देखिए एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है एड्स? ये देखिए इसका ऑप्शन विषाणु हो जाएगा, सी नंबर विषाणु। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है। यह HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस वजह से होता है। अन्य विषाणु जनित रोग डेंगू, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पिस आदि है। एड्स मानव प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। और इसका टेस्ट एलिसा वेस्टर्न ब्लॉक पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कार्बोहाइड्रेट। देखिए फ्रेंड्स मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज बेटिंग तथा बेस्ट ने की थी। यह कोशिका में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। चूँकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है अतः इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह तथा अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक इसमें से कौन होगा फ्रेंड्स? देखिए सल्फाडाइजिन, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन दोस्तों एक एंटीबायोटिक्स है। देखिए एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित बीमारियों के उपचार में की होती है। उदाहरण पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एक्टिडी, सल्फाडाइजिन आदि। जबकि एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल बुखार शरीर दर्द निवारण में उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? देखिए ये चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। चावल में 90% कैलोरी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। नेक्स्ट देखिए 60वीं से 62वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल कौन सी है दोस्तों? तो ये ज्वार एक नकदी फसल है दोस्तों। फसलों को कई आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जैसे खाद्य फसल, नकदी फसल, खरीफ, रबी, जायद फसल आदि। वैसे फसल जिसे आर्थिक लाभ प्राप्ति हेतु उगाया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं जैसे गन्ना, जूट, मूंगफली, रबर, चाय, कॉफ़ी, कपास आदि। जबकि ज्वार, चावल, गेहूं, मक्का आदि को उपभोग हेतु लगाया जाता है तो ये खाद्य फसल है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। स्वतंत्रता पश्चात देश को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कई क्रांतियां लाई गई जिसके द्वारा उस क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया दोस्तों। और देखिए नेक्स्ट है क्रांतियां। देखिए फ्रेंड्स नीली क्रांति फ्रेंड्स ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण सुनहरा रेशा क्रांति ये जूट उत्पादन से है। नेक्स्ट पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति ये झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट देखिए जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ये ऑप्शन इसका डीएनए हो जाएगा। देखिए जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी है? ये डीएनए उत्तरदायी होगा दोस्तों। डीएनए जीव कोशिकाओं में सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी क्रियात्मक इकाई होती है। डीएनए वंशानुगत विशेषता को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। हार्मोन्स मुख्यतः अमीनो अम्ल, स्टेरॉयड के बने और रासायनिक पदार्थ होते हैं जो वृद्धि, विकास, प्रजनन क्रियाएं तथा उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन ई इसका ई सही मार दीजिएगा फ्रेंड। ये सही सुमेल मतलब या इनमें से देखिए फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा? देखिए विटामिन डी कॉड यकृत तेल दोस्तों ये सही है, बिल्कुल सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल बिल्कुल सही है दोस्तों। विटामिन के अल्फा ये भी सही है दोस्तों। विटामिन B1 संतरा ये दोस्तों गलत है। विटामिन सी दोस्तों निकलता है संतरा से। देखिए दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है किंतु इससे विटामिन B1, विटामिन ए आदि भी मिलते हैं। सॉरी दोस्तों मिलते हैं। कॉड यकृत तेल एवं सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है।
गेहूँ अंकुर तेल से विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा लुसर्ने के विटामिन ए बी डी ई के आदि मिलता है। दोस्तों टोटल ऑप्शन सभी ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं दोस्तों? तो ये विटामिन D2 को दोस्तों एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विटामिन और ये रासायनिक नाम है फ्रेंड्स। B1 को दोस्तों थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन और B5 को पेंटोथेनिक अम्ल, B6 को पैरिडॉक्सिन बोलते हैं दोस्तों। और B2 को दोस्तों ये बायोटीन, B2 को बायोटीन, B7 को बायोटीन, B11 को फॉलिक एसिड, B12 को साइनोकोबाल्मिन, C को स्कॉर्बिक एसिड, D को कैल्सिफेरॉल, D2 को एर्गो कैल्सिफेरॉल, D3 को कॉलीकैल्सिफेरॉल। और D4 को दोस्तों D4 को डाई हाइड्रो एर्गो कैल्सिफेरॉल, D5 को साइटो कैल्सिफेरॉल, E को टोकोफेरॉल, K को फिलोक्विनोन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विटामिन D2 विटामिन डी का ही एक प्रकार, विटामिन D2 विटामिन डी का ही एक प्रकार है जो भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। इसके स्रोत मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस आदि हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, रेटिनॉल जीरोप्थेल्मिया, रेटिनॉल ये दोस्तों रेटिनॉल की कमी से जीरोप्थेल्मिया होता है, बिल्कुल सही। टेकोफेरॉल से बेरी नहीं होता है दोस्तों। और साइनोकोबाल्मिन से रक्ताल्पता है, एर्गो कैल्सिफेरॉल से दोस्तों रिकेट्स नामक बीमारी होती है। टेकोफेरॉल देखिए फ्रेंड्स, रेटिनॉल सही है, जीरोप्थेल्मिया रतौंधी होती है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। नियासिन B3 की कमी से दोस्तों पेलाग्रा फोर्टी सिंड्रोम होता है। साइनोकोबाल्मिन B12 की कमी से एनीमिया पांडु रोग होता है। कैल्सिफेरॉल से दोस्तों रिकेट्स ऑस्टियोमेलेसिया होता है। टेकोफेरॉल से दोस्तों नपुंसकता, बांझपन और गंजापन होता है दोस्तों, यही होता है। और फ्लिक्विनोन के से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है फ्रेंड्स? इंसुलिन देखिए एक प्रकार का दोस्तों प्रोटीन है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित है, एक हार्मोन है। रासायनिक दृष्टि से यह एक पेप्टाइड यानी प्रोटीन है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी खोज बेटिंग और वेस्ट ने की थी। इसके अल्प स्रवण से डायबिटीज तथा अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है दोस्तों? तो इसमें देखिए दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये एक से अधिक आंसर सही होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में क्लोरामफेनिकोल नामक एंटीबायोटिक का उपयोग होता है दोस्तों। और देखिए अतः क्लोरामफेनिकोल एक प्रतिजैविक है, जबकि सल्फागुआनिडीन भी एक प्रकार का प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। दोनों सही होगा। एस्पिरिन दर्द, बुखार और सूजन को कम करने हेतु उपयोगी एंटीपायरेटिक है, जबकि क्विनोन एक दवा है जो काटने वाला एजेंट, कटिंग एजेंट है दोस्तों, क्विनोन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सेकंड से दोस्तों इसमें सुमेलित करना फ्रेंड्स। देखिए इसका दोस्तों सी नंबर ऑप्शन देखिए इसका सही होगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों सबसे पहले एस्पार्टेम दोस्तों ये कृत्रिम मधुरक है फ्रेंड्स। फ्रेयन दोस्तों ये प्रशीतक में काम आता है। नियोप्रीन देखिए फ्रेंड्स, नियोप्रीन आप लोगों को संश्लेषित रबड़ में काम आता है। और बेनाड्रिल दोस्तों ये प्रतिहिस्टामिन है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। एस्पार्टेम व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाली कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा है दोस्तों। और फ्रेयन एक प्रशीतक एजेंट है। न्यूप्रीन को संश्लेषित रबर कहते हैं, जिसका निर्माण क्लोरोपिन के बहुलीकरण द्वारा होता है। बेनाड्रिल एक एंटीहिस्टामिन एजेंट है, जिसका प्रयोग एलर्जी तथा अन्य प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है फ्रेंड्स? ये है ऑक्सीटॉक्सिन। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन की क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। वह शिशु के जन्म के बाद गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु के दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ कर दुग्ध उत्पादन में मदद करता है। पशुओं, गाय, भैंस से अधिक दूध प्राप्त करने हेतु कृत्रिम ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे पिटोसिन कहते हैं। एड्रिनेलिन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। थायरॉक्सिन रक्तदाब को बढ़ाने, उत्तक वृद्धि, जबकि प्रोजेस्टेरोन स्तन वृद्धि तथा मासिक धर्म का नियमन करता है।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ये विटामिन के हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के। निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये विटामिन के दोस्तों सही होगा। देखिए दोस्तों, प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है, और विटामिन के की कमी वाले मरीजों का ऑपरेशन करने में कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि अधिक खून बहने का डर रहता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची फर्स्ट सेकंड को देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिए हो जाएगा हमारा दोस्तों बी नंबर, इसका दोस्तों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, बी का 2, 3, 4, 1 है। त्वचा कैंसर दोस्तों, ये त्वचा कैंसर दोस्तों पराबैंगनी प्रकाश से होता है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से होता है, और वैश्विक तापन दोस्तों से इससे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से वैश्विक तापन बढ़ता है। ओजोन छिद्र के कारण दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों ओजोन छिद्र यहाँ पे ये प्रभावित होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। त्वचा कैंसर के लिए पराबैंगनी प्रकाश उत्तरदायी है। डेसिबल द्वारा ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे वैश्विक तापन होता है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य कारक है। और मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है दोस्तों कहाँ पे? ये दोस्तों यकृत में भंडारित रहता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील तथा मानव शरीर द्वारा यकृत में संचित होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी होता है। इससे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई इसका देखिए सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, फास्फोरस 32, P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है दोस्तों। P32 और दोस्तों क्या है कोबाल्ट 60, ये दोनों का प्रयोग दोस्तों ल्यूकेमिया में किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, P32 सोडियम से फास्फेट का रेडियोधर्मी रूप है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोगों की पहचान, कोबाल्ट 60 द्वारा कैंसर ग्रसित अंग की पहचान की जाती है। सोडियम 24 को शरीर में इंजेक्ट करके ट्रेसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट 98 में देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ये H2SO4 की। देखिए निम्नलिखित किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों अम्ल वर्षा में। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस डाइऑक्साइड जैसे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती है, जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है, जिसे अम्ल वर्षा एसिड रेन कहते हैं। सामान्यतः अम्लीय वर्षा में 70% सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा शेष भाग में अन्य अम्ल जैसे HNO3 आदि होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए डी नंबर ऑप्शन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के कमी। देखिए इसका सॉल्यूशन 1992 के रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर सहमति बनी थी। इसी सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण तथा एजेंडा 21 भी लाया गया था, एजेंडा 21। जैसे कणीय तत्व क्या है फ्रेंड्स? ये दोस्तों वायु प्रदूषक है दोस्तों। पार्टिकुलेट मैटर को कण प्रदूषक कहा जाता है, जो वायु प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। अत्यंत छोटे होने के कारण श्वास के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनसे राख, धूल, परागकण, भारी धातु आदि आते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन सा है? ये है जम्मू कश्मीर। कश्मीर और अपने विशिष्ट जलवायु के कारण भारत में केसर उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। पंपोर तथा जम्मू का किश्तवाड़ प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र है। ईरान विश्व के कुल केसर उत्पादन का 95% उत्पादित ये करता है। नेक्स्ट देखिए, यह है 56वीं से 59वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, ये कहाँ पे दोस्तों? ये है गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य हरियाणा में गुड़गांव सुल्तानपुर में स्थित है। 1972 ईस्वी में इसे बर्ड अभयारण्य तथा 1989 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता मिली थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है दोस्तों? ये अभी देखिए दोस्तों, भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.06 हेक्टेयर के आसपास है। दिए गए उत्तरों में कोई सही नहीं। देखिए दोस्तों, ये हर एक वन मतलब वन रिपोर्ट जाता है फ्रेंड्स, हर एक बार ये चेंज होता है दोस्तों। लौंग पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? ये देखिए, शुष्क बीज से दोस्तों, शुष्क पुष्पकली से दोस्तों लौंग प्राप्त होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
लौंग एक प्रकार का मसाला है जो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक सदाबहार वृक्ष की शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, ओंकोजिन संबंधित है किस चीज़ से फ्रेंड्स? ओंकोजिन देखिए ये कर्क रोग से संबंधित है फ्रेंड्स। ओंकोजिन एक असामान्य जीव है जो कैंसर कर्क रोग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। तपेदिक और आंत्र ज्वर जीवाणु जनित तथा पीलिया विषाणु जनित बीमारी है। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार में सहायक है। रेडोन गैस का कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया दोस्तों? ये ऑर्थर कोनबर्ग ने दोस्तों इसे पात्र में बनाया था। ऑर्थर कोनबर्ग ने आइसोलेट डीएनए पॉलीमर और सिंथेसाइज्ड डीएनए को अंतःपात्र परखनली में बनाया था। इस कार्य के लिए उन्हें 1959 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की माइक्रोस्कोपी तथा हुक का नियम भौतिकी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तीव्रता एवं प्रत्युक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। एक तरफ यह कई क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य अनुसंधान विनिर्माण आदि में बेहतरी प्रदान करता है, वहीं इसके अधिक प्रयोग से बहरापन कैंसर आदि जैसी समस्याएं भी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है फ्रेंड्स 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह लाल रंग का देखिए फ्रेंड्स, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह लाल रंग का जल से भारी क्षारीय तरल pH 7.4 होता है दोस्तों। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है जो शरीर के भार का लगभग 7% होती है। महिलाओं में 20 से 25% रक्त कम पाया जाता है फ्रेंड्स। इसमें प्लाज्मा और रुधिराणु RBC WBC ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है किस चीज़ का दोस्तों? यह है दोस्तों जलजन्य रोगों के उदाहरण है फ्रेंड्स। टाइफाइड और कॉलेरा जलजन्य रोग हैं। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा संदूषित जल से होता है, जबकि कॉलेरा विब्रियो कोलेडी नामक जीवाणु से संदूषित जल पीने या भोजन से होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है दोस्तों। ये किस चीज़ में दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों ये ऊर्जा जमा होती है फ्रेंड्स। शरीर के कोशिकाओं को कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में जमा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये शादी का सीजन है इसलिए थोड़ा सा साउंड आपको आ रही होगी फ्रेंड्स। ये 2-4 क्वेश्चन करके हम लोग खत्म कर लेंगे फ्रेंड्स इसको। देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? लीवेनहॉक, याद रखिएगा। एंटोनी वान लीवेनहॉक दोस्तों जीवाणु की खोज की थी, बैक्टीरिया की। दिमित्री इवानोवस्की ये विषाणु का खोज किया था, वायरस का। जॉन ईसॉल्क दोस्तों पोलियो वैक्सीन का किया था। रोनाल्ड कॉस ये मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का खोज किया था। बेटिंग दोस्तों इंसुलिन का। एडवर्ड जेनर चेचक के टीका का। रॉबर्ट कोच टीबी बैक्टीरिया का। फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है फ्रेंड्स? ये है दोस्तों उत्परिवर्तन। नव डार्विनवाद के अनुसार उत्परिवर्तन द्वारा जीवों में विविधता आती है। ये परिवर्तन वंशानुगत होते हैं। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेशन को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो क्वेश्चन अभी बच गया है उसको कल करके दोस्तों ये बायोलॉजी हम दोस्तों पूरा कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।